दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। ये वीडियो शहनाज गिल और गुरु का है, थोड़ा पुराना है, लेकिन मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको बताऊंगा। पहले इसको देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भाई कोई भी लड़का किसी भी लड़की के पीछे पड़ा रहता है, बस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो चांस को चूकता नहीं है। लेकिन ये वीडियो इस बात का सबूत है कि ये बात 100% सच नहीं है। मतलब ये बात हमेशा के लिए सच नहीं है। एक्चुअली ये वीडियो उस वक्त का है जब शहनाज गुरु के साथ एक गाना कर रही थी और वहीं पर फोटो लिया जा रहा था। तो एक तरह से शहनाज डायरेक्शन दे रही थी कि फोटो किस तरह का होना चाहिए, वो किस तरह से खड़ी होनी चाहिए और गुरु किस तरह से खड़ा होना चाहिए। तो शहनाज की टांगें खुली हुई थी, गुरु को शर्म आई, गुरु ने उन टांगों को ढका, लेकिन शहनाज ने फिर से अपनी टांगें खोली और कहा कि मेरी टांगों को हाथ मत लगाओ। यानी कि शहनाज का यह कहना था कि भाई मेरी चमचम बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल की चमचम है, मैंने बड़ी मेहनत से अपनी चमचम बनाई है, तो तेरे को दिक्कत क्या है खाने में, तुझे क्यों शर्म आ रही है। तो वो सभी लोग 100% गलत है जो ऐसा समझते हैं कि भाई कोई भी लड़का किसी भी लड़की के पीछे पड़ा रहता है और चांस को नहीं चूकता है। मुंबई में एक वकील है जिसका नाम है रिजवान सिद्दीकी। ये लड़का कंगना का परमानेंट वकील है। कंगना के सभी केसेस को यही हैंडल किया करता है और हीरो बनने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये कंगना को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, बीच में कुछ गलतियां भी कर देता है। तो जब कंगना और ऋतिक का झगड़ा जोरों पर था, उस वक्त में इसने कुछ ऐसी गलती की थी कि थाने क्राइम ब्रांच ने इसको अरेस्ट किया था और कुछ दिनों ये हवालात में रहा था। लेकिन ये भाई कहां सुधरने वाला था। अब फिर से इसने कुछ ऐसी गलती की कि महाराष्ट्र की बार एसोसिएशन ने इसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये 2 साल तक किसी भी केस में हाजिर नहीं हो सकता। ये 2 साल तक किसी भी कोर्ट में किसी भी केस की पैरवी नहीं कर सकता। और जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर इसने एक और गलती की तो 2 साल और इसका सस्पेंशन बढ़ा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ज्यादा होशियारी इसको महंगी पड़ गई है। अब 2 साल के लिए अपने घर पर बैठेगा, 2 साल तक यह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बिग बॉस चालू है, बिग बॉस में अभिषेक भी है, अशनूर भी है। इन दोनों की दोस्ती जोरों पर चल रही है। अभिषेक की एक शादी हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है और वीकेंड के वार पर कुछ ऐसी बातें हुई थी जिससे इसको लगा कि शायद इसकी एक्स वाइफ घर में आने वाली है। तो ये बेचारा बहुत ज्यादा डर गया, ये एक तरह से कांप रहा था। तो ये अशनूर से बात कर रहा था कि यार कहीं उसको घर में तो नहीं ला रहे हैं। अगर कहीं मेरी एक्स वाइफ को वाइल्ड कार्ड बनाकर घर में लाया गया तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये दोनों ही इस बात को पूरी तरह इशारों में कर रहे थे, इस तरह से कर रहे थे कि घर वालों को बिल्कुल पता ना चले। और जब फरहाना तानिया ने अभिषेक से पूछा कि क्या तेरी एक्स वाइफ है, तो उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत है, झूठ है, मेरी तो कभी शादी हुई ही नहीं। अरे भाई साहब, जो शादी हो चुकी, डिवोर्स हो चुका, उसको आप कैसे छुपा लोगे। और शादी हुई थी, डिवोर्स हो गया, बात खत्म हो गई, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको अभिषेक को छुपाना चाहिए। अभिषेक घर वालों को क्यों बताना चाहता है कि मैं तो कुंवारा हूं, मेरी तो शादी हुई ही नहीं, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। हो सकता है वो बाकी लड़कियों को लाइन मारने के लिए ऐसा कर रहा हो। wanted to go to Greece actually. लेकिन अभिषेक को समझना चाहिए कि वो अकल से इतना बड़ा पैदल है कि कोई भी लड़की मुश्किल से ही उसको डेट करेगी। अब से तकरीबन 1 हफ्ता पहले डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की फिल्म रिलीज हुई थी थामा, और इसका निर्माता है गोलगप्पा दिनेश विजन। वही दिनेश विजन जो फादर ऑफ फेक कलेक्शंस है। ये ऐसा निर्माता है कि 1 करोड़ को 10 करोड़ बता सकता है, 10 करोड़ को 100 करोड़ बता सकता है। तो इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया था तकरीबन 20 करोड़ का और गोलगप्पे ने बताया 25 करोड़। दूसरे दिन से इस फिल्म ने नीचे जाना शुरू किया और आज 8वें दिन ये फिल्म तकरीबन पूरी तरह खत्म हो गई है। आज से निर्माता गोलगप्पे ने प्रमोशन चालू कर दिया है, बाय 1 गेट 1 फ्री। इसका मतलब यह है कि गोलगप्पा अब इस फिल्म को 100% फ्री दिखा रहा है। जो पैसा आएगा वो एग्जिबिटर्स को मिलेगा, गोलगप्पे को कुछ नहीं मिलेगा, कोई शेयर नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि निर्माता ने यह कबूल कर लिया है कि हां, उसकी फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। जब कोई निर्माता बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चालू कर दे तो यह समझ
समझ लीजिए कि उस निर्माता ने यह मान लिया है कि हां उसकी फिल्म वाहियात है, उसकी फिल्म को कोई नहीं देखना चाहता और यही वजह है कि वो अपनी फिल्म को फ्री दिखाना शुरू कर देता है। हालांकि यह फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 100+ करोड़ का करेगी, लेकिन फिर भी यह फ्लॉप है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, 150 CR। और मैं आपको ये बता दूं कि डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की ये 10वीं फिल्म लाइन से फ्लॉप है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि खुराना हीरो दिखता ही नहीं है। पतले पतले गुलाबी होठ, लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बिहेव करना, लड़कियों की तरह बोलना, लड़कियों की तरह हंसना। तो पब्लिक को इस लड़के में हीरो नजर आता ही नहीं है, पब्लिक को इस लड़के में लड़की नजर आती है। और यही वजह है कि इस डबल ढोल की फैन फॉलोइंग नहीं है। यही वजह है कि पब्लिक इसकी फिल्म नहीं देखना चाहती। खुराना को यकीन था कि यह फिल्म सुपरहिट होगी और उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में पब्लिक हॉरर फिल्में देख रही है और जो इस फिल्म का निर्माता है उसकी भी 4 में से 1 फिल्म चल ही जाती है। लेकिन ये सभी प्लस पॉइंट्स होने के बावजूद ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है और ये इस बात का सबूत है कि खुद की वाइफ का दूध पीने वाले बेशरम खुराना की फिल्म किसी को देखनी ही नहीं है। हर साल बिग बॉस आता है, बिग बॉस में 2-3 लड़के फेमस होते हैं और वो ये मान लेते हैं कि उनसे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई नहीं रहा। और ये कोई 1 साल की कहानी नहीं है, बल्कि हर साल यही ड्रामा होता है। कभी गौतम गुलाटी अपने आप को सुपरस्टार मान रहा था, कभी प्रिंस अपने आप को सुपरस्टार मान रहा था, कभी आसिम रियाज अपने आप को सुपरस्टार मान रहा था। और पिछले साल के बिग बॉस में भी 2 लड़के थे, मुझे तो अभी उनका नाम भी याद नहीं रहा, वो भी ऐसा ही मान रहे थे कि उनसे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई रहा नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी फेम मिलता है बिग बॉस वालों को वो सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है। सिर्फ तब तक मिलता है जब तक कि नया सीजन चालू होता है। नया सीजन जैसे ही चालू होता है कोई और फेमस हो जाता है और जो पहले बिग बॉस वाले होते हैं उनको भुला दिया जाता है। तो इस साल के बिग बॉस में एक लड़का था बसीर, जिसको निकाल दिया गया है, जो बाहर आ गया है। कलर्स वालों ने बताया कि भाई उसको सबसे कम वोट मिले थे, इसीलिए उसको निकाल दिया गया है। लेकिन मैंने मीडिया के सामने बसीर को कहते हुए सुना, बल्कि अपना फोन दिखाते हुए देखा कि ये देखो मेरी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा किसी की फैन फॉलोइंग है ही नहीं, तो मुझे कैसे निकाल दिया गया? बताओ, बताओ, इसकी भी फैन फॉलोइंग है। साला क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में, क्या क्या सुनना पड़ेगा। इसकी भी फैन फॉलोइंग है। अरे भाई साहब, अरे बसीर साहब, जो आप इंस्टा दिखा रहे हो वहां पे लोग फ्री में आते हैं, देखते हैं, और जब किसी को वोट करना होता है तो उसको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आपके लिए कोई भी आदमी अपने पैसे खर्च क्यों करेगा, वो तो बताइए मुझे। अरे मेरे भाई, इनको फैंस नहीं कहा जाता जो फ्री में आपके अकाउंट पर आकर आपके वीडियोस देखते हैं। फैंस उनको कहा जाता है जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके किसी एक्टर की फिल्म देखते हैं। तो भाई साहब, मेरा सजेशन आपको यह है कि उड़ना बंद कर दीजिए, जमीन पर आ जाइए, हकीकत को पहचानिए। आपसे पहले आपके जैसे ना जाने कितने सुपरस्टार आए बिग बॉस में और गायब हो गए, तो इसी तरह अगले साल तक आप भी गायब हो जाओगे। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है टू बिलीव कि मेरे लोग मुझे वोट नहीं कर रहे, या लोग मेरे लिए शो नहीं देख रहे, या शो वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, ऑडियंस। तो बेहतरी इसी में है कि जो थोड़ी बहुत पहचान मिली है उसको कबूल कर लीजिए और फौरन ही काम ढूंढना शुरू कीजिए। जो कुछ भी काम मिल जाए, जो भी मिल जाए, गाना, वेब सीरीज, सीरियल, 2 सीन भी मिल जाए तो फौरन कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको कोई यह बता रहा है कि आपके भी फैंस हैं तो वो आपको चूतिया बना रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मिलाप की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत हिट हो चुकी है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन मिलाप की दूसरी फिल्म भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है, मस्ती 4। लास्ट वीक इस फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया था, अच्छा था, और कल एक और पोस्टर रिलीज किया गया है, वो भी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म का अच्छा मोमेंटम बन रहा है। इस फिल्म में है रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदशानी, और इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, जूही, एलनाज और शर्मा। जब कभी किसानों ने दिल्ली में धरना दिया हुआ था, उस वक्त कंगना बहुत ही एक्टिव थी सोशल मीडिया पर, और कंगना किसानों को क्रिटिसाइज कर रही थी, किसानों के बारे में कुछ ना कुछ कह रही थी। उसी वक्त में उस धरना में एक बहुत बूढ़ी औरत ने भी हिस्सा लिया था, जो पंजाब से है और एक फार्मर है। तो कंगना ने उस बूढ़ी औरत के बारे में कहा था कि ये तो पैसे लेकर यहां आई है धरना देने। ये बात माता जी को अच्छी नहीं लगी थी और उन्होंने कंगना पर एक डिफेमेशन केस फाइल किया था। और इसके बाद अगर आपको याद हो तो उसी औरत की बेटी ने चंडीगढ़
एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ मार दिया था। साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। इंडिया में अदालती कार्रवाई कितनी आहिस्ता आहिस्ता चलती है ये आपको पता ही है। तो उतने सालों के बाद अब इस केस की डेट थी। कंगना अदालत में गई और अपनी जमानत कराई। और जब कंगना अदालत में गई तो कंगना ने कहा कि मुझे खेद है कि मैंने ऐसा कुछ कहा था माता जी के बारे में। मैं किसी भी माता का अपमान नहीं करना चाहती, वो भले ही पंजाब से हो, हिमाचल से हो या कहीं और से हो। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि इस तरह का जैसा इस कंट्रोवर्सी को बनाया गया है, कोई भी हर एक माता जो है मेरे लिए पंजाब की हो, हिमाचल की हो, पूजनीय है। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से कंगना ने ऑफिशियली माफी मांगी और मेरे ख्याल में कंगना ने यह बिल्कुल सही काम किया। देखिए होता क्या है कि इंसान एज के हिसाब से मैच्योर होता जाता है। तो जाहिर सी बात है कंगना की एज अब ऐसी हो गई है कि कंगना काफी मैच्योर हो गई है। तो कंगना को अब ये समझ में आया होगा कि वाकई ही जो उसने उस वक्त कहा था वो गलत था, शायद उसको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन किसान लेडी ने कहा है कि वो कंगना को कभी माफ नहीं करेगी और इस केस को कभी भी वापसी नहीं लेंगी। यानी कि माफी मांगने के बावजूद भी ये केस चलेगा और कंगना को ये केस फेस करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आफताब की फिल्म मस्ती 4 जल्दी ही रिलीज होने वाली है। जाहिर सी बात है अगर ये फिल्म चलेगी तो आफताब को काफी फायदा होगा। अगर ये फिल्म ना चली तो फिर आफताब और विवेक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर ये मान लिया जाएगा कि भाई ये दोनों ही पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, अब इनको किसी भी फिल्म में नहीं लिया जाना चाहिए। यही वजह है कि आफताब अजमेर शरीफ पहुंचे, वहां दरगाह पर चादर चढ़ाई और अपनी फिल्म मस्ती 4 के कामयाब होने की दुआ मांगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आफताब का जो ये यकीन है वो कितना काम आता है। फिल्म वाकई हिट होती है या नहीं होती है। एक्टर आदित्य पंचोली अपने वक्त में बहुत बड़ा स्टार था, छोटा मोटा स्टार नहीं था, बहुत बड़ा स्टार था। आदित्य की कई फिल्में बहुत बड़ी हिट रही थी और अब आदित्य ने बताया है कि तेजाब का असली हीरो वही था। आदित्य ने बताया कि उस वक्त वो माधुरी दीक्षित के साथ एक और फिल्म कर रहा था। यही वजह है कि वो माधुरी को अच्छी तरह से जानता था। एन चंद्रा की फिल्म अंकुश हिट हो चुकी थी और एन चंद्रा ने आदित्य को बुलाया और तेजाब के लिए फाइनल कर दिया। लेकिन आदित्य ने एन चंद्रा से कहा कि सर हीरोइन माधुरी को ले लो। उस वक्त माधुरी का मैनेजर हुआ करता था रिक्कू। तो जैसे ही आदित्य एन चंद्रा से मिलकर निकला उसने रिक्कू को कॉल किया और रिक्कू से कहा कि यार अभी अभी मैंने एन चंद्रा की एक फिल्म फाइनल की है जिसका नाम है तेजाब और मैंने माधुरी का नाम सजेस्ट किया है, तो तुम एन चंद्रा से जाकर मिल लो और इस फिल्म को साइन कर लो। जैसे ही रिक्कू को यह पता चला कि एन चंद्रा ने आदित्य को फाइनल कर लिया है, वैसे ही उसने बोनी कपूर को कॉल किया और उससे कहा कि भाई साहब एन चंद्रा ने अपनी अगली फिल्म के लिए आदित्य को फाइनल किया है, तो बेटर है आप जाओ और अनिल कपूर के लिए यह फिल्म फाइनल कराओ। तो अगले ही दिन बोनी कपूर एन चंद्रा के पास गया और उससे कहा कि भाई तू छोटी फिल्म क्यों बनाना चाहता है, तू बड़ी फिल्म बना, तू इस फिल्म में हीरो ले ले अनिल कपूर को। जैसे ही अनिल कपूर आएगा वैसे ही तेरी फिल्म बड़ी हो जाएगी, माधुरी दीक्षित हीरोइन रहेगी और फिर इन दोनों के साथ और भी बहुत सारे लोग पेडिंग में आ जाएंगे। तो बोनी कपूर साहब की बात एन चंद्रा को बिल्कुल सही लगी। उसने आदित्य को निकाल दिया और अनिल कपूर को उस फिल्म में एज ए हीरो ले लिया। और आप सभी जानते हैं कि तेजाब बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उससे अनिल कपूर के कैरियर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। जाहिर सी बात है अगर उस फिल्म का हीरो आदित्य पंचोली होता तो तेजाब के बाद वो बहुत बड़ा स्टार होता, उसको बहुत सारी फिल्में मिलती। तो अब आदित्य ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि मुझसे वो फिल्म छीनने वाला बोनी कपूर है, मेरे कैरियर को बर्बाद करने वाला बोनी कपूर है। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में अभिनव कश्यप ने सल्लू की रेल बनाई हुई है। हर दूसरे दिन अभिनव कहीं ना कहीं इंटरव्यू देता है, सल्लू को गालियां देता है, उसके भाइयों को गालियां देता है, उसकी पूरी फैमिली को गालियां देता है। अब अभिनव ने कहा है कि जो फिल्म बन रही है बैटल ऑफ गलवान, उसका हीरो सल्लू कैसे हो सकता है। सल्लू तो बौना है और इस फिल्म में कर्नल की भूमिका अदा कर रहा है, बल्कि जिस कर्नल की कहानी पर इस फिल्म को बनाया जा रहा है उस कर्नल की हाइट अच्छी थी, बहुत ही लंबा चौड़ा जवान था। तो ये बौना उस भूमिका को कैसे निभा सकता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सल्लू को ये भूमिका निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए, लेकिन हाँ ये मैं कंफर्म करता हूं कि सल्लू बेचारा बौना है।
सल्लू की हाइट है 5 फीट 3 इंच और आज की तारीख में सल्लू इस तरह से फैल गया है, अदरक बन गया है, कहीं से भी बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर सल्लू इस फिल्म में कर्नल बना है तो पहले उसको अपनी बॉडी सही करनी चाहिए थी, उसको फिट होना चाहिए था, उसके बाद इस भूमिका को उसने निभाना चाहिए था। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड में एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कि दीपिका को एक फिल्म के लिए साइन किया जाना था जिसमें हीरो है प्रभास, और दीपिका ने डिमांड की थी कि वो सिर्फ 8 घंटे ही डेली शूट करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। यही वजह है कि उस फिल्म के बनाने वालों ने दीपिका को उस फिल्म में हीरोइन नहीं लिया था। अब रश्मिका ने ऑफिशियली अपने इंटरव्यू में दीपिका को सपोर्ट किया है। रश्मिका ने कहा है कि मैं खुद भी 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे भी शूट करती हूं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि बिल्कुल गलत है। दीपिका ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। किसी भी एक्ट्रेस को 8 घंटे से ज्यादा शूट नहीं करना चाहिए। I overwork and I'm telling you it's highly not suggestible. Don't do it. It's not sustainable. Don't do it. Do what is comfortable for you. Do what is right for you. Get those 8 hours. और मैं आपको ये बता दूं कि प्रभास की उस फिल्म का डायरेक्टर है संदीप वांगा रेड्डी, यानी कि एनिमल का डायरेक्टर। और रश्मिका की संदीप से भी अच्छी दोस्ती है, प्रभास से भी अच्छी दोस्ती है, लेकिन इसके बावजूद भी रश्मिका ने दीपिका को सपोर्ट किया है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है और वहां कुछ भोजपुरी एक्टर इलेक्शन में खड़े हैं। यही वजह है कि वो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, डेली एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। और मैं ये बात भी आप लोगों को बता चुका हूं कि रवि किशन बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा ड्रामा है। उसको ऐसा लगता है कि वो जितना झूठ बोल सकता है उतना कम है। और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। गोरखपुर की तुलना मुंबई के नेपेंसी रोड से करी जा रही है। तो अब खेसारी लाल ने कहा है कि जो रवि किशन है ये बहुत बड़ा झूठा है, ये पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना चाहता, ये सिर्फ पब्लिक के लिए वो करना चाहता है जो आदमी को मरने के बाद काम आए। और जब एक आदमी मर जाएगा तो बात खत्म हो गई। उस आदमी के लिए मरने के बाद किसी भी चीज की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। तो रवि के जितने भी काम है वो सबके मरने के बाद काम आने वाले हैं। यानी कि एक तरह से खेसारी लाल ने रवि का मजाक बनाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो खेसारी लाल कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। वाकई रवि ऐसा ही आदमी है। और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे। मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा ड्रामा है मुकेश गन्ना, बहुत ही डेस्परेट है लाइफ में। कभी किसी वक्त में इसने शक्तिमान का रोल किया था और भाई साहब आज तक इसने शक्तिमान की ड्रेस को संभाल कर रखा हुआ है। हर 1-2 महीने में कहीं ना कहीं ये उस शक्तिमान की ड्रेस को पहनता है, जाता है और दुनिया को याद दिलाता है कि यही वो लुक्खा है जो कभी शक्तिमान हुआ करता था। अब है मुकेश गन्ना भाई साहब, सबको पता है कि तू कभी शक्तिमान हुआ करता था, लेकिन सबको यह भी पता है कि तेरा कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, तू डेस्परेट है, आज तेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो अपने घर आराम से बैठ, इज्जत से बैठ, क्यों अपनी बेइज्जती कराता घूमता है यार। मलाइका कहीं जा रही थी और किसी ने शूट कर लिया, जरा इसकी चाल देखिए। मैडम एक सेकंड इधर। मैडम रुकेंगे? मैडम मुझे तो इसकी ये चाल देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बेचारी को पाइल्स हो गए हैं, तो इसको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। यहां बाहर क्यों घूम रही है, समझ में बात नहीं आ रही है। ये तो आप सभी को पता है कि बिग बॉस के हाउस में तानिया मित्तल ने कितनी बड़ी बड़ी छोड़ी हैं। और तानिया ने यह भी कहा कि 28 साल की उम्र तक वो ग्वालियर से बाहर ही नहीं निकली, अपने घर से बाहर ही नहीं निकली, उसने पार्टियां वगैरह की ही नहीं। और यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस लड़की की एज है 35+। इस लड़की ने अब से तकरीबन 10-15 साल पहले एक पार्टी की थी और उसमें क्या खतरनाक डांस किया था, जरा देख लीजिए भाई साहब आप। देख लिया भाई साहब आपने, क्या लटके हैं, क्या झटके हैं, क्या डांस है। बताओ भाई। ZEE5 ने एक कोई फिल्म रिलीज की है जिसका हीरो है अदरक वारसी। जाहिर सी बात है कोई भी अदरक वारसी की फिल्म क्यों देखेगा।
फ्री में भी क्यों देखेगा भाई, अपना टाइम भी बर्बाद क्यों करेगा, टाइम की भी तो वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को अदरक वारसी के ऑफिस बॉय ने भी नहीं देखा। अब जी वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अदरक वारसी की इस फिल्म को लोगों ने 125 मिलियन मिनट वॉच किया है। मैं जी वालों को बताना चाहता हूं कि भाई साहब हर महीने 100 मिलियन प्लस मिनट्स मेरे वीडियोस देखे जाते हैं। तो आपने इस फिल्म को बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए, तब इतने लोगों ने आपकी फिल्म को देखा। और यह भी झूठ है क्योंकि आप रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हो, मैं तो रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, देख लीजिए। जुबा केशरी सीनियर कल्लू भाई का तो आपको पता ही है, वो गुटखे का कितना बड़ा शौकीन है। खाली गुटखा ही नहीं बल्कि पीता भी खूब है। लेकिन अब अजय ने ऑफिशियली कहा है कि भाई मैंने एक नई चीज चालू की है, वो ये है कि ये कुछ गेहूं लेता है, उनको पानी में डालता है, भिगो कर रखता है और फिर उस पानी को पीता है। तो उस पानी को पीने से सेहत को कुछ ज्यादा नुकसान भी नहीं होता, नशा भी होता है, यानी बिना कुछ किए सारे मजे ये ले लेता है। अब पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये तो इसी को पता होगा। आज काफी दिनों के बाद मेरा मूड है कि आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। तो पिछले वीडियो पे जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनमें से एक है कौशल। इसने कहा है रफी साहब आज नए गाने के साथ आए हो, मजा आ गया। रफी साहब भाई। आजान बाबू ने कहा है दुग्गल साहब आज सिंगर बने हो, कुछ तो खौफ खाइए। बताओ, मेरे ही डायलॉग मेरे ऊपर चिपका रहे हो भाई साहब आप लोग। एक कोई दिल है, इसने कहा है दिस मंथ नो पेमेंट फ्रॉम SRK। आपको ऐसा लगता है SRK किसी को पैसे देगा? अबे वो SRK है भाई साहब, उसको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सपने देखना बंद कर दीजिए, ये सपनों में हो सकता है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हर्षदास का कहना है भाई साहब आपकी आवाज में बहुत दर्द है, अगर आज गुलशन कुमार होते तो आपको लेके आशिकी 3 बना डालते, जिसमें नायक और गायक दोनों आप ही होते। आसिफ का कहना है आज तो शाहरुख खान को भी पेल दिया भाई ने। देखो भाई, जिसकी जो खबर होगी उसको उस तरीके से मैं दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी खबर है, SRK की, आमिर की, सल्लू की, अक्षय की। 8 साल से एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है डकैत। इसकी हीरोइन है मृणाल ठाकुर और इस फिल्म में विलन की भूमिका निभा रहा है माल का शौकीन बेशरम अनुराग कश्यप। इस फिल्म का हीरो है कोई साउथ का एक्टर। कोई निर्माता आता है, कुछ पैसे खर्च करता है, कुछ दिनों की शूटिंग करता है, चला जाता है। फिर दूसरा आता है, वो कुछ दिनों की शूटिंग कराता है, फिर वो भाग जाता है। फिर कोई तीसरा निर्माता आता है। यानी कि पिछले 8 साल से निर्माता आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो रही है। कंप्लीट कैसे होगी? अनुराग कश्यप को ऐसा लगता है कि उससे बड़ा विलन तो हिंदुस्तान में कोई दूसरा है ही नहीं, उससे बड़ा सुपरस्टार तो बॉलीवुड में कोई दूसरा है ही नहीं। लोग जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन अपने घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने जाएंगे। अरे अनुराग भाई कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। आपके पड़ोसियों को भी आपकी फिल्म नहीं देखनी, आपके शक्ल पे चूतिया लिखा हुआ है, आप यकीन कीजिए मेरा। दोस्तों पिछले वीडियो में जो मैंने खबर दी थी बशीर और उसकी गर्लफ्रेंड की, उसमें उस लड़की का नाम शायद मैंने गलत बोल दिया था, इसलिए काफी लोगों ने कमेंट्स किए और कहा कि मैंने नाम गलत बोला है। उस लड़की का नाम है चुदवासमा। और शायद मैंने गलती से कह दिया, मैंने क्या कहा गलती से, मैंने भी तो शायद यही कहा था, नहीं शायद मैंने कह दिया चुदवामा। अब ये नाम ही ऐसा है, इतना कंफ्यूजन वाला नाम है कि मुझे खुद ये सही से अभी तक मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। खैर अगर मैंने नाम गलत बोला है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पिछले हफ्ते थामा के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है एक दीवाने की दीवानियत। बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा कि ये फिल्म बहुत ही वाहियात है, मैंने भी कहा कि ये फिल्म वाहियात है, मैंने भी इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड के जो बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स रहे हैं, राज कपूर साहब, सुनील दत्त साहब, फिरोज खान साहब, विनोद खन्ना साहब, राजेंद्र कुमार साहब, के आसिफ साहब, मनमोहन देसाई साहब, उन सभी का कहना है कि एक अच्छी फिल्म हमेशा हिट नहीं हो सकती और एक खराब फिल्म हमेशा फ्लॉप नहीं हो सकती। हर एक आदमी सिर्फ अंदाजा लगा सकता है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन 100% गारंटी के साथ कोई भूत भी नहीं बता सकता कि कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। तो भले ही सभी क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया हो, भले ही मैंने भी क्रिटिसाइज किया हो, लेकिन ये फिल्म
अच्छा बिजनेस कर रही है। इस फिल्म का नेट बिजनेस होगा कम से कम 70 CR, 80 CR भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यह फिल्म हिट हो चुकी है। और इस फिल्म के हिट होने के लिए डायरेक्टर मिलाप को, इस फिल्म के हीरो हर्षवर्धन को, इस फिल्म की हीरोइन सोनम बाजवा को, इस फिल्म के निर्माता अंशुल को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को करण जौहर के बारे में बताया था कि उसने ट्विंकल काजोल के शो पे कहा है कि मैं जब 26 साल का था तो मेरी किसी ने ले ली थी। I lost my virginity when I was 26 years old. लेकिन वहां यह खुलासा नहीं हुआ था कि वो कौन आदमी था जिसने करण भाई की फर्स्ट टाइम ली थी। इसके बाद मैंने बहुत सारे बॉलीवुड वालों को कॉल किया, उन लोगों को जो बहुत पुराने हैं बॉलीवुड में, जिनको पता है कि भाई क्या हुआ था उस वक्त, जिनको बॉलीवुड के बारे में सब पता है और जिनको यह भी पता है कि करण जौहर की फर्स्ट टाइम किसने ली थी। तो पूरी छानबीन करने के बाद पता चला है कि वो SRK है जिसने करण की गांव का गुरगांव बनाया था। वो SRK ही है जिसने करण की गुफा में फर्स्ट टाइम बमबारी की थी। वो SRK ही है जिसने करण की सांडे के तेल के साथ ले ली थी। अब देखो, मुझे आप इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। करण जौहर ने खुद कहा है कि 26 साल में मेरी किसी ने ले ली थी। अब अगर ये आदमी खुद कह रहा है तो मुझे बताओ, मैं अगर इसको रिपीट कर रहा हूं तो मेरी क्या गलती है, आप लोग मुझे बताओ। मतलब क्या क्या देखना पड़ेगा, ऊपर वाले किस गोले पे भेज दिया यार। मतलब कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब। वैसे करण भाई कुछ भी कहो, आप लक्की हो कि SRK ने फर्स्ट टाइम आपकी गुफा में बमबारी की थी और फिर काफी सालों तक SRK आपकी गुफा में बमबारी करता ही रहा था। आप एंजॉय कर रहे थे, आपकी ऐश थी, आपकी 5 उंगलियां घी में थी, सर कढ़ाई में थी, दुनिया कह रही थी कि आपका बॉयफ्रेंड SRK। ये छोटी मोटी बात तो है नहीं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए भाई साहब। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।